मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर ये है ही क्यों? जनन तंत्र का काम जनन की क्रिया करना है। हो सकता है धरती पर हमारे तरह के जंतु खत्म हो जाए, जनन की क्रिया करेगा कौन? आखिर वो दोनों कैसे संतान बना रहे? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता। संतान बनाने के लिए केवल दो चीज चाहिए, लेकिन बन तो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे अंग मदद करते हैं, शिश्न और वृषण कोश यानी थैला। अब इसके मेल पार्ट को हमको देखना है। दोनों टांगों के बीच में आपको एक लटकी हुई थैली नुमा संरचना दिखाई देगा, इसी को वृषण कोश कहते हैं। त्वचा की बनी झिल्ली है जिसके अंदर गुलाबी रंग के दो अंडाकार संरचनाएं हैं। बाहर से देखने पर जो लंबा बेलनाकार पेशीय संरचना दिखाई देती है उसे ही शिश्न यानी पेनिस कहा जाता है। हेलो, तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हिंदी में बोले तो नर जनन तंत्र। तो क्या मेरे रसगुल्ले तैयार है? तो चलो, अगर तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये परीक्षा में दिलाएगा 5 नंबर। इसके लिए आपको करना होगा इसे पूरी तरह से तैयार। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, लेकिन कहां से? एकदम स्टार्टिंग से। सबसे पहला सवाल कि मैम आखिर ये है ही क्यों? आपके मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है? फीमेल के शरीर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है? आखिर क्यों दिया गया है? देखो, हमारे शरीर में जितने भी अंग है उनका कुछ न कुछ काम है। जैसे आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, मुंह का काम बोलना है, उसी तरह से जनन तंत्र का काम जनन की क्रिया करना है। अगर हम अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पीढ़ी का अस्तित्व खत्म होगा। हो सकता है धरती पर हमारे तरह के जंतु खत्म हो जाए। तो जनन की क्रिया जरूरी है ताकि हम अपना अस्तित्व बनाए रखें, अपने जैसे जीवों की संख्या को बनाए रखें। इसके लिए जनन की क्रिया जरूरी है। लेकिन जनन की क्रिया करेगा कौन? तो जनन की क्रिया करता है मेल के शरीर में पाए जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के बॉडी में पाए जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देखे हो तो प्लीज आप लोग जाकर के मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी सारी चीजें समझ में आ जाए। लेकिन सवाल देखो कि मैम आखिर वो दोनों कैसे संतान बना रहे? आप बोल रहे हो कि जनन की क्रिया के लिए मेल के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल के बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन सवाल आखिर वो कैसे जनन कर रहे? देखो, जो मेल के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नर युग्मक यानी मेल गैमेट, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, वो उसका निर्माण करता है। ये याद रखना है, मेल के बॉडी में पाए जाने वाला जो मेल गैमेट है उसे स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। वहीं फीमेल के बॉडी में पाए जाने वाला फीमेल गैमेट ओवम या अंडाणु कहलाता है। और जब यही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं यानी मिलना निषेचन कहलाता है। याद रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता और यहीं पर बनता है एक संतान। ठीक है, यहीं से पूरी संतान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से शिशु बनेगा और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन सवाल, आखिर ये मेल के बॉडी में मेल गैमेट यानी शुक्राणु बनेगा कैसे? ठीक है, तो ये बनाएगा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलके। उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल के शरीर में पाए जाने वाला वो अंग जो जनन की क्रिया में मदद करता है या भाग लेता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। मेल के द्वारा मेल गैमेट बनता है जिसे हम स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट बनता है जिसे हम ओवम यानी अंडाणु कहते हैं। और जब स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जिसको निषेचन कहा जाता है, निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होता है। यहां तक मेरे सभी दोस्तों को बात मेरी समझ में आ चुकी, यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहली चीज, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ चीजें, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले अंगों के नाम ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अगर एक बात करें,
अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे अंग आते हैं जो मिल करके नर जनन तंत्र बनाएंगे। लेकिन सवाल मेरे दोस्त, सवाल क्या है कि कितने अंग? तो इनके सभी अंगों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग का मतलब होता है वो अंग जो क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक मेल के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अंग जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, उस अंग को हम प्राथमिक अंग या आवश्यक अंग कहते हैं। और बाकी जितने भी बचे हुए अंग हैं हम उनको द्वितीयक अंग या सहायक अंग कहते हैं। ये जनन की क्रिया के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जनन की क्रिया में मदद करता है। जनन करने के लिए केवल दो चीज चाहिए, एक मेल के बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट, ये याद रखना, ठीक है। संतान बनाने के लिए केवल दो चीज चाहिए, लेकिन बन तो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे अंग मदद करते हैं। उन्हीं अंगों को द्वितीयक अंग कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक अंग में आपका आता है वृषण, प्राथमिक अंग में आपका आएगा वृषण। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे आवश्यक अंग है। यही वो अंग है जो मेल के बॉडी में मेल गैमेट यानी नर युग्मक बनाएगा, और इसी से निकलता एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और इसके वजह से ही लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, डोले सोले का बनना, ठीक है, आवाज का भारीपन। ये सारी चीजें किसके वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है। अब बात करेंगे द्वितीयक अंग की, तो द्वितीयक अंग को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले आता है नलिकाएं, पहला है हमारा सहायक नलिकाएं। कुछ नलिकाएं हैं जो नर युग्मक को मादा तक पहुंचाने में मदद करती हैं। कुछ ग्रंथियां हैं, ठीक है, जिनको हम सहायक ग्रंथियां कहेंगे, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने में मदद करेगा। और तीसरा है बाह्य जननेंद्रियां, यानी वो भाग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर दिखाई दे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मेल का बाह्य जननेंद्रिया कहते हैं। याद रखना, ऐसा अंग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर दिखाई दे, वो सभी अंग, उनको हम बाह्य जननेंद्रिया कहते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से। अब इनके अंतर्गत कौन कौन आता है उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, सहायक नलिकाएं चार होती हैं। एक है हमारा वृषण जालक, उसके बाद है हमारा शुक्रवाहक, ठीक है, इसके बाद है हमारा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण। ये चार नलिकाएं हमारा पाया जाता है, ठीक है। ये चार नलिकाएं हैं जो एक मेल में पाई जाती हैं। ग्रंथियां, एक मेल के बॉडी में तीन जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वीर्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। शुक्राशय, प्रोस्टेट और तीसरा काउपर, ठीक है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर क्या क्या दिखाई देगा, शिश्न, याद रखना क्या दिखाई देगा, शिश्न और वृषण कोश यानी थैला। अब समझो, ठीक है। अब इन पूरे अंगों को समझने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा एक मेल का, ठीक है। हम इस पूरे अंग को समझ पाएंगे जब हम एक मेल को लेंगे, ठीक है। तो एक मेल, मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक लड़का लिया जिसका नाम है कलुआ, है ना। हमने क्या किया, एक कलुआ नाम के लड़का को धय लिया, मतलब समझ लो पकड़ लिया। अब इसके मेल पार्ट को हमको देखना है। तो देखो, अगर हम एक पूरे एक नॉर्मल लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगर शरीर के अंगों की बात करें तो यहाँ पर डायफ्राम नामक मांस की एक पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। इसके ऊपर वाला भाग वक्ष गुहा कहलाएगा, जहां पर फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे वाला भाग जहां पे अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत पाई जाती है, उसे उदर गुहा कहते हैं। और जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उस हिस्से को हम श्रोणि भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोणि भाग कहते। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल मेल का बॉडी है। अब ध्यान से समझना, इसमें यहाँ पर मेल के दोनों टांगों के बीच में आपको एक लटकी हुई थैली नुमा संरचना दिखाई देगा, इसी को वृषण कोश कहते हैं।
इसे क्या कहा जाता मेरे दोस्त? इसे ही वृषण कोश कहते हैं। अब आपके मन में सवाल कि मैम ये बाहर की तरफ क्यों है? तो देखो रीजन क्या है, इस वृषण के अंदर, इस वृषण कोश जो थैली दिखाई दे रहा, इसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितना? एक जोड़ी गुलाबी रंग का अंडाकार संरचना पाया जाता है जिसे हम वृषण कहते हैं, और ये आपका शुक्राणु बनाता है। शुक्राणु का निर्माण इसी वृषण के अंदर होगा, लेकिन इसका एक शर्त है, हम शुक्राणु तभी बनाएंगे जब हमको शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान मिलेगा। यानी एक अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसको शुक्राणु बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 से 3 डिग्री कम, यानी लगभग 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो जाकर ये शुक्राणु बनाएगा। कितना? 35। याद रखना, अगर वृषण को 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तभी ये शुक्राणु बनाएगा, अन्यथा ये शुक्राणु नहीं बनाएगा। तो याद रखना है, इसीलिए वृषण कोश बाहर की तरफ होता है ताकि इसको टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से कम मिल सके, ये आपको याद रखना है। चलो, वृषण कोश तो हमको समझ में आ गया, ये त्वचा का बना एक ढीला थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज याद रखो, शुक्राणु वो कब बनाएगा? ये नहीं कि मेल का बॉडी हमेशा शुक्राणु बनाएगा ना, जैसे ही लड़के में यौवनावस्था, यौवनावस्था का मतलब होता है वो समय जब वो प्रजनन करने के लिए तैयार हो चुका है। प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के प्रजननी अंग यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, यानी वो प्रजनन के लिए अब संतान उत्पन्न करने के वो काबिल हो चुके। मानव में यौवनारंभ उस अवस्था को कहा जाता है जहां वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। फीमेल 10 से लगभग 10 से 13 साल में संतान उत्पन्न करने के काबिल हो जाती है, वही मेल 12 से 14 साल में संतान उत्पन्न करने के काबिल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? प्यूबर्टी एज में किसी को भी कोई डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर बाहर से देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें ये बाहर की तरफ थैलीनुमा संरचना, इसे हम वृषण कोश कहेंगे, और इसी वृषण कोश के अंदर संख्या में 2 अंडाकार गुलाबी रंग की जो संरचना है हम इसे क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ये वृषण है और ये थैली वृषण कोश है। बाहर से देखने पर ये जो लंबा पेंसीय मांसल संरचना दिखाई दे रहा है इसे शिश्न कहा जाता है। ये क्या कहलाता है मेरे दोस्त? शिश्न। ये वृषण कोश, ये शिश्न, और वृषण कोश के अंदर पाया जाता है वृषण। इतना आपको याद रखना है। अब एक एक अंग के बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले बात करेंगे वृषण की। वृषण संख्या में 1 जोड़ी होता है, आकार अंडाकार होता है, कार्य क्या है? ये शुक्राणु का निर्माण करेगा और मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करेगा। टेस्टिस बाहर से एक पतली सी त्वचा की बनी थैली से ढका होता है, उस थैली को वृषण कोश कहते हैं। वृषण के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है। ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि इसको शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, यानी लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस में ही ये शुक्राणु का निर्माण कर सकता है, वरना ये शुक्राणु नहीं बनाएगा। लो, अब हम एक फॉर एग्जाम्पल से सब समझा देंगे, यानी डायग्राम से, है ना? ये हमारा मान लो वृषण कोश है, इसमें संख्या में 1 जोड़ी वृषण है। एक वृषण को अगर हमने निकाल लिया और उसको बीच से हमने अनुप्रस्थ काटा, अब हमको देखना है अंदर क्या है। तो जब अंदर देखा जाएगा तो इसमें 200 से 250 पालियां होती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हो तो पाली बना होता है ना, वैसे ही इस वृषण के अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं। उन पालियों को वृषण पालिका कहा जाता है। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहते हैं और यही नलिकाएं शुक्राणु बनाएंगी। याद रखना, इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु जन कोशिका पाया जाता है जो शुक्राणु बनाता है। ठीक है, तो देखो पहले हमने कहा 250 पालियां जिनको वृषण पालिका कहते हैं। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं हैं जिनको शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये सारी नलिकाएं एक जगह पर मिलती हैं।
ये सारी नलिकाएं एक जगह पर मिलती हैं, जहां मिलती हैं उसे वृषण जालक कहते हैं। जहां मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? वृषण जालक कहा जाता है। फिर ये सुलझ करके, ये सारी की सारी नलिकाएं सुलझ करके एक पतली सी नलिका का निर्माण करेंगी, जिसे शुक्रवाहक कहेंगे। ये शुक्रवाहक वृषण से बाहर निकलकर, ये वृषण था, इससे बाहर निकलकर एक और लंबी सी नलिका बनाएगा जो आधा भाग ढका होगा। जैसे ये वृषण है ना, ठीक है, तो देखो यहां तक हमारा क्या था, मान लो वृषण जालक, ठीक है, जाल, फिर ये सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाया, फिर ये बाहर निकलकर आधा भाग पर ढका रहेगा इस तरह से, ठीक है, एक कुंडलित नलिका बनाएगा। ये नलिका वृषण के आधे भाग को घेरी रहती है। क्या करती है? वृषण के आधे भाग को घेरी रहती है। इसे हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। फिर ये अधिवृषण आगे चलकर एक लंबी सी नलिका बनाएगा, जिसे शुक्रवाहिनी कहेंगे। यही नलिका क्या करती है? शुक्राणु को कहां तक? मूत्र मार्ग तक लेकर जाएगी, ठीक है। इसी नलिका के द्वारा शुक्राणु वीर्य में मिलेगा और वीर्य में मिलने के बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकलेगा। याद रखना क्या क्या चीजें हमने बोला। एक मेल के बॉडी में 200 से 250 पालियां, जिनको वृषण पालिका कहेंगे। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं, जिनको शुक्रजनक नलिका कहेंगे। ये नलिकाएं ही शुक्राणु का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ये सभी नलिकाएं एक जगह मिलती हैं, जहां एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। उस जगह को वृषण जालक कहते हैं। ये जाल सुलझ करके एक पतली सी लंबी सी नलिका बनाएगा, जिसे शुक्रवाहक कहेंगे। ये शुक्रवाहक बाहर, वृषण से बाहर निकलकर एक कुंडलित नलिका बनाता है, जो वृषण के आधे भाग को घेरा रहता है। उस नलिका को अधिवृषण कहेंगे। ये वही नलिका है जहां पर शुक्राणु परिपक्व होगा और स्टोर होगा। जितना भी शुक्राणु बनता है ना, वो यहीं पर आकर स्टोर होगा और अपने आप को मैच्योर करेगा। यहां से अधिवृषण से नलिका एक लंबी सी नलिका में चली जाएगी, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। और यही नलिका है जो शुक्राणु को वीर्य तक पहुंचाती है। कहां? शुक्राणु को वीर्य तक पहुंचाएगी और फिर मूत्र मार्ग में हमारा शुक्राणु चला जाएगा। तो ये पूरा वृषण की संरचना है, जहां पर हमने एक एक चीज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये लंबी क्या है? त्वचा, एक त्वचा की बनी झिल्ली है, जिसके अंदर गुलाबी रंग के 2 अंडाकार संरचनाएं हैं, ठीक है। इस अंडाकार संरचना पर बाहर की तरफ एक कुंडलित नलिका, आधे भाग पर केवल ऐसे कुंडलित नलिका पाया जाएगा। इस कुंडलित नलिका को अधिवृषण कहते हैं। और ये सुलझ करके फिर आगे एक पतली सी सबसे लंबी नलिका बनाता है। इस नलिका को हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वृषण स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। यानी स्क्रोटम का मतलब है वृषण कोश, ठीक है। वृषण क्यों बाहर होता है वृषण कोश के अंदर? ताकि उसको तापमान सही मिल सके। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर तरफ बढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिका बता चुके। क्या बोला हमने कि टेस्टिस अंदर में कई खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। 200 से 250 पालियां होती हैं, जिनको वृषण पालिका कहेंगे। हर पाली के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होंगी, जिनको शुक्रजनक नलिका कहेंगे। यही नलिका क्या करेगा? स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करेगा। ये सबको याद रखना है, ठीक है। 2 नलिकाओं के बीच में, 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में खाली जगह होता है। जैसे मान लो ये पाली है, ठीक है, 200 से 250 पालियां हैं। हर पाली के अंदर 2 नलिकाएं हैं। मान लो ये एक नलिका और ये 2 नलिका इसमें पाई जा रही है। तो बीच में यहां पर दिख रहा है खाली जगह। इन खाली जगहों पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को हम लीडिंग सेल कहते हैं। इस कोशिका को लीडिंग सेल कहते हैं। और ये वही कोशिका है जो मेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करेगी, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण, दाढ़ी मूंछ का आना, डोले सोले का बनना, आवाज का भारीपन आना, कंधे का चौड़ा होना, ये सारे लक्षण किस वजह से? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसके वजह से आता है। और ये कहां से निकलता है? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल कहां है? तो 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में खाली स्थानों पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका। ये हो गया सबको क्लियर, ठीक है। नलिकाओं के बारे में हमने लगभग सारी चीजें बता दी। अब एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जनन ग्रंथियां, जिनका काम है वीर्य का निर्माण करना। देखो शुक्राणु तो वृषण बना लिया, लेकिन शुक्राणु के पास पैर तो है नहीं जो चल करके मेल से फीमेल के बॉडी में आ जाए। तो वो चलेगा कैसे? उसके पास होता है पूंछ।
तो पूंछ का मदद क्या है, पूंछ का काम क्या है, तैरना। तैरने के लिए उसको लिक्विड चाहिए, कोई पानी रहेगा तभी ना वो तैरेगा। तो वो पानी यानी वो लिक्विड कौन बनाता है, तो मेल के शरीर में पाए जाने वाली जनन ग्रंथियां। एक मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है शुक्राशय, ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना है जिसे शुक्राशय कहते हैं, जहां पर मेल का मूत्र यानी यूरिन स्टोर होता है। उसके अगल बगल में एक जोड़ी, एक इस साइड एक इस साइड, एक थैली जैसी क्या होती है, ग्रंथि होती है जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें फ्रक्टोज होता है और यही क्या करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। आगे दूसरा हमारा है प्रोस्टेट ग्रंथि। 60% जैसे चाय बनाते हो, चाय में क्या होता है, अगर आप एक चाय बना रहे हो तो चाय में चीनी होगा, चाय पत्ती होगा, दूध होगा। वैसे ही जब वीर्य का निर्माण होता है यानी मेल के बॉडी में सफेद रंग का जो दूधिया पदार्थ बन रहा है चिपचिपा वाला, वो किस किस चीज से, तो शुक्राशय जो ग्रंथि है इससे कुछ लिक्विड निकलेगा, प्रोस्टेट से कुछ लिक्विड निकलता है, बल्बो यूरेथ्रल से कुछ लिक्विड निकलता है और उसके बाद इसमें शुक्राणु। ठीक है, इतनी चीजें पाई जाती हैं। जब ये चारों मिलेंगी तो हम इसे कहते हैं वीर्य। ठीक है, इसे कहते हैं वीर्य, याद रखना। ठीक है, ये क्षारीय होता है, सफेद रंग का। जब मेल संभोग करता है तो 2 से 3 ml वीर्य बाहर निकलता है नॉर्मली, जिसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। याद रखना, एक बार में 2 से 3 ml वीर्य बाहर निकलेगा जिसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 से 30 करोड़ होती है। समझ में आ गया। शुक्राशय संख्या में 2 होता है, ठीक है, जो कहां पर, मूत्राशय के अगल बगल में स्थित होता है। शुक्राशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि मूत्र नलिका के ठीक ऊपर पाया जाएगा जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के ठीक नीचे संख्या में 2 मटर के दाने के आकार का जनन ग्रंथि पाया जाता है जिसे बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर के नाम से जाना जाएगा। याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर दोनों सेम है, एक ही का नाम है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करेगी। यह शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है, शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण देगी और सुरक्षा देगी। तीसरे ग्रंथि का नाम था काउपर ग्रंथि। यह वीर्य रसखलन से पहले क्षारीय, साफ, चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्त्रावित करता है जिससे मूत्र मार्ग चिकना होता है। देखो, मेल के बॉडी में एक नलिका, ठीक है, ये एक नलिका है जो किसमें, शिश्न से जुड़ा होता है। ये शिश्न है, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शिश्न छिद्र कहते हैं। याद रखना, इस नलिका के द्वारा मेल मूत्र भी त्यागेगा और इस नलिका के द्वारा ही वीर्य बाहर निकलता है। यानी एक नलिका काम 2 है, मूत्र भी बाहर निकाल रहा, वीर्य भी बाहर निकाल रहा। तो जब मूत्र बाहर निकलता है तो ये कैसा हो जाएगा, इसको साफ करने का काम, मूत्र नलिका को साफ करने का काम किसका है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का। ये ग्रंथि क्या करती है, वीर्य को बाहर निकालने से पहले इसको साफ करेगी। इसको क्या करेगी, साफ करेगी। ये आपको याद रखना है, यह वीर्य रसखलन से पहले क्षारीय, साफ, चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करती है। क्योंकि मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो अम्लीय में शुक्राणु मर जाएगा। तो शुक्राणु मरे ना, इसके लिए वो एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करेगी ताकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाए, मूत्र साफ हो जाए, चिकना हो जाए, ताकि आसानी से वीर्य बाहर की तरफ निकल जाए। तथा मूत्र मार्ग में जो पेशाब की बची हुई बूंदें हैं उसके वजह से शुक्राणु न मरे तो उसको क्या करेगी, उदासीन कर देगी। किसके वजह से, अपने क्षारीय स्त्राव के कारण, ताकि शुक्राणु को कोई भी हानि न पहुंचे। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। ये वही नलिका है जिसके द्वारा मूत्र भी बाहर निकलेगा और सेमन यानी वीर्य भी बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं पेनिस यानी शिश्न की। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर जो लंबा बेलनाकार पेशीय संरचना दिखाई देती है उसे ही शिश्न यानी पेनिस कहा जाता है। यह नर का बाह्य जननांग है, यानी बाहर से देखने पे जो दिखाई दे, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में
स्थानांतरित करने का कार्य करता है। संभोग के दौरान जो मेल का पेनिस है वो क्या करता है, फीमेल के बॉडी में शुक्राणु को पहुंचाने का काम करता है और इसी के द्वारा मेल मूत्र का भी त्याग करता है। ठीक है, शिश्न में आगे का भाग चौड़ा होता है, इसे शिश्न मुंड कहते हैं। यहां पर एक छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। याद रखना, मेल में केवल एक छिद्र है जिसके द्वारा वो मूत्र भी त्याग रहा, जिसके द्वारा वो वीर्य को भी बाहर निकाल रहा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल सेक्स हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसका काम क्या है मेरे दोस्त, याद रखना, लड़कों के अंदर गौड़ लैंगिक लक्षण। गौड़ लैंगिक लक्षण मतलब वो लक्षण जो केवल लड़कों में पाया जाएगा। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन, सीने या कंधे का चौड़ा होना, भौतिक रूप से शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर बनना, ये सारी चीजें किसके वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है। ठीक है, किसके वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है। और इस तरह से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज का ये छोटा सा प्यारा सा क्लास जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कोशिश किया कम समय में हर एक चीज आप तक पहुंचाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और याद रखना, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो बहुत खास है, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले सभी अंग जनन की क्रिया में मदद करते हैं। अगर इनमें से किसी भी अंग में कोई भी खराबी या परेशानी होता है तो आगे जनन करने में भी समस्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग वृषण है जो वृषण कोष के अंदर पाया जाता है। ये बाहर क्यों पाया जाता है ये हमने करवा दिया, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए उसको नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, नलिकाएं 4 होती हैं, कौन कौन सा, वृषण जालक, शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। इन चारों का काम है शुक्राणु को वृषण से कहां तक, शिश्न तक पहुंचाना, ताकि शिश्न से वो महिला के शरीर में जा सके। ये याद रखना है। मेल के बॉडी में 3 ग्रंथि हैं जो वीर्य का निर्माण करती हैं। वीर्य एक सफेद रंग का दूधिया क्षारीय पदार्थ है जो चिकना होता है, जिसके अंदर शुक्राणु तैरते हैं और यही संभोग के दौरान मेल से फीमेल में जाता है। ठीक है, मेल के बॉडी में एक बार में 2 से 3 ml वीर्य निकलता है, जिसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने छोटा सा रिकैप भी करा दिया, जितनी भी चीजें बताई उनको छोटे से समय में समझा भी दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरह से मोस्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।